नमस्कार, मैं अमनदीप पिलानी और आप देख रहे हैं पंजाब केसरी टीवी। भारत के पड़ोसी देश की बात करें तो नेपाल की वहां पर काफ़ी दिनों से तनावपूर्ण हालात बने हुए थे और वहां पर जेएनजी आंदोलन मुख्य रूप से देखने को मिला और वहां पर आगजनी और अपने देश को कहीं न कहीं नुकसान पहुंचाने का काम युवाओं के द्वारा किया गया। ज़्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ नेपाल से साथी हैं जो लंबे समय से हरियाणा के जींद शहर में रह रहे हैं और यहाँ पर पत्रकारिता कर रहे हैं। नीलम थापा नेपाल के बारे में काफ़ी जानकारी ये रखते हैं और फिलहाल जींद में पत्रकारिता कर रहे हैं। इनसे बातचीत करते हैं। सर, आप नेपाल में अभी भी लोगों से बात करते होंगे, आपका परिवार नेपाल में रहता होगा, क्या हालात अभी फ़िलहाल हैं? हालात अभी सामान्य होता जा रहा है। जिस तरह से पहले ये उग्र हुआ था, एकदम से मतलब इतना इरिटेट हुआ वहाँ पे, इतना मतलब तोड़फोड़ हुई, आगजनी हुई, उससे लोग काफ़ी घबरा गए थे। परंतु अभी जो अभी सुनने में आया, जो मेरी वहाँ बातें हो रही है, बात चलती है, तो उनमें सामान्य बताया जा रहा है, ठीक है। और जो उन्होंने जो आगजनी में इन्वॉल्व थे, वो उनकी तलाश की जा रही है अभी भी। तो आज तक जो अभी तक चल रहा है। जो और पूर्व में प्रधानमंत्री थे जिन्होंने देश छोड़ना पड़ा, केपी ओली शर्मा, उनका कार्यकाल कैसा रहा? जैसे आपने बातचीत की हो परिवार से, आप भी गए हो समय समय पर नेपाल? नहीं, वो उन्होंने देश नहीं छोड़ा है। अभी ये जो खबरें बनाई जा रही है, देश नहीं छोड़ा है उन्होंने। वो सैन्य अड्डे में किसी सुरक्षित ठिकाने पे है, जो कि पॉलिटिकल रूप से बाहर नहीं आ रहे हैं अभी, ठीक है। हालांकि वहाँ पे जो अभी जिस तरह से इन्होंने जीएनजी ने आंदोलन चलाया था कि भाई वहाँ पे एक परिवर्तन लाना चाहते हैं, परिवर्तन जो लाना चाहते थे जीएनजी, जो यूथ आगे बढ़ के गए थे, क्या वो अगुवाई कर पाए? नहीं कर पाए। उनका जो आगे का अगुवाई, जो आगे का जो नेता था, लीडर था, वो अपनी लीडरशिप वहाँ नहीं कर पाए, वहाँ नहीं दिखा पाए। वो अनमेच्योर बोलते हैं ना, जो वो अनमेच्योरिटी वहाँ पे आ गई और हाईजैक किया गया किसी और अन्य दलों के द्वारा, या मतलब अन्य साथियों के द्वारा हाईजैक किया गया, जो इस मौके की ताक में थे, जहाँ तक मेरे को सूचना मिल रही है अभी। जिन्होंने जो मिराज ढुंगाना है, जिसने जीएनजी को लीड किया था शुरू में, जाके जो 2 बजे तक इन्होंने सामान्य प्रदर्शन किया और एक ज्ञापन देने के लिए वो पहुँचे थे। परंतु 2 बजे के बाद जो हालात बिगड़े, उसके बाद जो मिराज ढुंगाना है वो एकदम से अचानक गायब हो गए, फ्रेम से ही निकल गए। उसके पीछे क्या थी? कोई तो बात थी ना। अब एक चीज़ बताओ, हम ही लगा लेते हैं, हम कोई यहाँ चल रहा है, कोई जुलूस चल रहा है, एक बंदा लीड कर रहा है उस जुलूस को, ठीक है। ज्ञापन सौंपने चले गए, वहाँ पे जाके एकदम से दंगा हो जाता है। हालांकि वो गए थे शांतिपूर्ण तरीके से ज्ञापन देने के, भी देश में हमारी मांगे है वो पूरी होनी चाहिए। यहाँ पे जो मतलब भ्रष्टाचार हो रहा है, एकल प्रणाली होनी चाहिए, मतलब कुछ मांगे थी उनकी, ठीक है। मांग करना लोकतंत्र में सबके लिए जायज़ होता है। परंतु वहाँ पे जब जाके मौके पर लास्ट में, अंत में जब जाके उनको ज्ञापन सौंपने जाते हैं, तो ज्ञापन सौंपने के बाद वहाँ पे दंगा होता है एकदम से। वहाँ पे पत्थरबाजी शुरू होती है, हुड़दंगबाजी शुरू होती है। जब मतलब कि किसी न किसी यहाँ पे है ना, कुछ उपद्रवी तत्व उस जो वहाँ पे पूरा प्रोपगंडा था, उसके अंदर पहले से इन्वॉल्व हो चुके थे। इसका मतलब ये था। तो जो अभी जो हालात देश के हैं अभी, हालांकि अंतरिम सरकार आ चुकी है, गठन हो चुका है उसका, एक इसके लिए बहुत बड़ी चुनौती है, क्योंकि जो अंतरिम सरकार में है सुशीला कार्की, उसके पास बहुमत नहीं है। और बहुमत ना होने के कारण कोई ऐसे फैसले नहीं ले सकती जो जेएनजी की मांग है, डिमांड है। क्योंकि यदि जेएनजी की डिमांड पूरी करनी है, तो या तो आपको पूरा संसद ही दोबारा लाना। जीएनजी क्या है सर? आम लोग जानते नहीं है। जैसे हम भारत की बात करें तो जीएनजी एक शब्द तो सुनने को मिलता है। जीएनजी अभी देखो, यहाँ आम पब्लिक में कोई भी नहीं जानता जीएनजी क्या चीज़ होती है। जीएनजी उस यूथ को बोला जाता है जो 13 साल से 28 साल तक के युवा, एक कैटेगरी है उसको। इसी तरह से 28 साल से ऊपर के हैं उसको कुछ और बोला जाता है, उससे ऊपर का कुछ और बोला जाता है। इस तरह से एक मतलब कि कैटेगरी वाइज की है ये। जेएनजी का मतलब थे कि भाई 13 से 28 साल तक के युवा एक प्रदर्शन के रूप में जाके ज्ञापन सौंपना चाहते थे। चर्चा और सोशल मीडिया पर देखने को मिलती है, फेसबुक, इंस्टाग्राम, सोशल मीडिया के अन्य अकाउंट को बैन किया जाता है, उसके बाद ये आंदोलन देखने को मिलता है। ये आंदोलन पहले से चला हुआ था या केवल सोशल मीडिया बैन के बाद चला? नहीं, ये एक चीज़ बता दूँ मैं, ये जो सोशल मीडिया है ये सरकार का राइट है। सरकार में अब एक चीज़ बताइए, आपके क्या यहाँ इंडिया में क्या इंटरनेट बैन होता है? इंटरनेट बैन होने का मतलब सोशल मीडिया पूरा क्लैप हो गया, इसका मतलब यही होता है ना। तो आप सरकार के राइट बनते हैं। सरकार को जब ये लगता है कि भाई यहाँ पे कोई गलत हो सकता है, तो इंटरनेट बैन हो सकता है। क्या पता सरकार को इनपुट हो कि भाई ये जेएनजी ऐसे चल सकता है। ये तो बाद में बनाया गया। आप सही मानते हैं जो सोशल मीडिया बैन किया था? मैं सोशल मीडिया क्या है, आप सोशल मीडिया के जो कुछ कंटेंट को हटा सकते हैं, सरकार का राइट है। और सोशल मीडिया का वहाँ सबसे मेन कारण क्या था, जो एक्स था, ट्विटर हैंडल था, सबको सोशल मीडिया में क्या किया गया था कि भाई आपने सबने रजिस्ट्रेशन कराना है।
सोशल मीडिया कोई भी चलाता है आजकल, आप देख रहे हैं कि भाई यूट्यूब चलाते हैं, फेसबुक चलाते हैं, अपना अपना चैनल बनाते हैं, उनकी कोई लाइबिलिटी नहीं है, कोई जिम्मेवारी नहीं है, जो मर्जी आया किसी के खिलाफ खबर बना दी, किसी के खिलाफ चला दी। तो ये भी तो कहीं ना कहीं गलत है ना। आप एक चीज़ बताइए, एक आदमी है उसको राइट है कि भाई बोलने का, तो इसका मतलब ये नहीं है कि भाई दूसरे का अधिकारों को भी हनन हो। तो इस तरह से मतलब कि सोशल मीडिया पे लगाम तो लगाएगी कोई भी सरकार हो। क्या इंडिया में नहीं हुए? इंडिया में अभी जो गाने पे बैन हुए थे, जो मासूम शर्मा के गाने बैन हुए हैं और कईयों के गाने बैन हुए हैं। कई कंटेंट ऐसे होते हैं जिनको डिलीट किया जाता है, सरकार की तरफ से रिमूव किया जाता है। जैन जी, आंदोलन की मुख्य मांग क्या रही है और आंदोलन के समय सोशल मीडिया बैन हो जाता है, तो मांगे उनकी पहले क्या थी सरकार से? जेएनजी की मांग ये थी कि भाई सरकार के अंदर है ना जो भ्रष्टाचार लिप्त है, मतलब कि आप लोकतंत्र के अंदर, डेमोक्रेसी के अंदर क्या होता है कि भाई एक दूसरे को सीढ़ियों से जोड़ के सरकार गठन किया जाता है। ठीक है, जैसे मतलब कोलैबोरेशन में भी होता है और सिंगल एकल जब अपनी बहुमत आ जाती है उसी तरह से। पर जेएनजी की ये डिमांड थी कि भाई सीधा डायरेक्ट चुनाव प्रणाली होनी चाहिए, जो फ्रांस के अंदर है। भाई राष्ट्रपति का चुनाव होना चाहिए या प्रधानमंत्री का डायरेक्ट होना चाहिए, जिस तरह से हरियाणा में अभी लागू किया गया कि जो मेयर है या नगर परिषद का चेयरमैन है उनका डायरेक्ट इलेक्शन होता है। इसी तरह से वहाँ पे भी ये मांग थी उनकी कि भाई और 4 साल की स्टेबल गवर्नमेंट होनी चाहिए। ये नहीं है कि बीच में भाई कोलैबोरेशन करा, इधर से उधर तोड़ फोड़ करके वो सरकार बनाते थे, उससे तंग आ चुके थे वहाँ के लोग। वो ये चाहते थे कि भाई स्टेबल सरकार होनी चाहिए, स्टेबल गवर्नमेंट होगा तो अकाउंटेबिलिटी भी होगी और लाइबिलिटी भी होगी उसकी, और उसके बाद स्टेबल होगा तो देश में विकास भी होगा। फिल्म हम बात करते हैं, जैसे आंदोलन होते हैं, कहीं ना कहीं राज्य को, शहर को भी नुकसान होता है। अब आंदोलन नेपाल में हुआ, हरियाणा में पूर्व मुख्यमंत्री, पूर्व डिप्टी सीएम रह चुके हैं दुष्यंत चौटाला, वो कहते हैं कि नेपाल अब पीछे जाएगा 10 साल, अब कोई कंपनी उस देश में नहीं आएगी। तो ऐसा तो होता ही है, जहाँ भी किसी भी देखो, किसी भी अपना जींद से लगा लीजिए, जींद में पहले बहुत बड़े बड़े इंडस्ट्री हुआ करते थे। यहाँ पे जो लाल झंडे के जो लोग थे उन्होंने काफ़ी प्रोटेस्ट किया, प्रोटेस्ट होने के कारण वो कंपनियाँ छोड़ गई यहाँ से। तो किसी भी देश में या किसी भी स्टेट में कहीं भी हो, थोड़ी ही अराजकता रहती है तो वहाँ पे कहीं ना कहीं दिक्कत आती है, ये परेशानियाँ पैदा होती है। क्योंकि जैसे नेपाल ने क्या किया, पहले राजशाही हुआ करता था, राजशाही जब पलटा तो पलटने से पहले माओवादी भुगता, माओवादी को 13 साल तक भुगता, क्योंकि माओवादी जनयुद्ध हुआ तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा क्षति हुई थी। फिर उसके बाद भूकंप हुआ, भूकंप के बाद फिर क्या नाम है, कोरोना काल भुगता, तो कोरोना काल के बाद अभी जेएनजी। आंदोलन के दौरान परिवार से आपकी बात हुई होगी, कहाँ रहता है नेपाल में परिवार? आपके अंदर क्या उस समय सिचुएशन थी, डर था या आंदोलन के प्रति खुशी थी? देखो वहाँ पे जैसे मेरे भी रिलेशन हैं, काफ़ी पुराने रिलेशन हैं, मेरे भाई भतीजा है जो आर्मी में है, पुलिस में है, वहाँ के जो वहीं रहते हैं। ठीक है, तो वहाँ पे मैंने टाइम पे बात करी उनसे, भाई क्या कहाँ हो। तो एक मेरा जो भतीजा है वो पुलिस में बड़े पोस्ट पे हैं, तो वो कहीं गए थे, जब बैकअप देने के लिए गए थे तो उनकी पूरी टीम को वहाँ पे बंधक बना लिया गया था। ठीक है, तो उनसे मैंने बात करी तो उन्होंने ये कहा कि भाई आर्मी आके हमारे को ले गई थी, हमारे को अपने आप ले गई थी। वहाँ के लोगों ने ये कहा था कि आप लोग वर्दी छोड़ के, हथियार छोड़ के आप बैठ जाइए। कहाँ पे रहता है नेपाल में परिवार आपका? वो विराटनगर में रहते हैं, जो परिवार अभी जो कैप्चर हुआ था वो भतीजा, वो उसका परिवार विराटनगर में रहता है। और हमारा परिवार है विराटनगर से भी 300 साढ़े 300 किलोमीटर अंदर, गांव के अंदर। अभी जो प्रधानमंत्री बनाई है, पूर्व जज है, उनका किस प्रकार का रवैया रहेगा नेपाल के प्रति? आपने जैसे सुना हो, लोगों से बात की हो, वो कैसा माहौल अभी है मौके का? वो ऐसा है, माहौल तो ठीक है। जो अभी अभी बनी है जो प्रधानमंत्री, वो पूर्व में चीफ जस्टिस ऑफ नेपाल रही है, तो उनका काफ़ी अनुभव तो है। परंतु सबसे मेन क्या होता है, एक जुडिशरी में अनुभव रखना और एक मतलब पॉलिटिकल में आके बाहरी ज्ञान होना, वो अलग चीज़ होती है। उनमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस होते हैं। हर चीज़ कानून से नहीं लागू हो सकता। यहाँ क्या होता है, देश के अंदर कई चीज़ें कानून से भी लागू करनी पड़ती है, कई चीज़ें भाईचारे से भी लागू करनी पड़ती है। दोनों चीज़ें इन्होंने मेंटेन करना इनके लिए भी बहुत बड़ी चुनौती होगी, क्योंकि 6 महीने में इलेक्शन होना है, 6 महीने के अंदर अंदर इलेक्शन भी करवाना है। और जो मंत्री बनाए गए उनके पास भी सीमित पावर है। ऐसे नहीं है कि भाई संशोधन कर सकते हैं, संविधान के अंदर कोई संशोधन नहीं कर सकते। कभी अभी ये अफवाह उड़ाई जा रही थी हिंदू देश बनेगा या और काफ़ी सारी चेंजिंग होंगी, ऐसी चेंजिंग नहीं कर सकते। हम एक वीडियो और देख रहे थे, वीडियो में जैसे मौके की हालात वहाँ पर थे, वीडियो में बताया जा रहा था कि पूर्व प्रधानमंत्री की पत्नी को मार दिया जाता है, और काफ़ी वीडियो हैं, कोई कर्मचारी किसी नेता के घर पर कार्यक्रम चल रहा है, या मतलब वहाँ पर कोई सफाई कर्मी है, वो भी दीवारों से कूदते हुए दिखाई दे रहा है, वहाँ के वित्त मंत्री को पीटा जा रहा है। तो ऐसा है, देखो क्या होता है, किसी भी देश में हो, कहीं भी हो, ये नेपाल के छोड़िए, किसी भी देश में हो, जब जनता उग्र होती है,
किसी भी प्रकार से कराई जाती है या उग्र होती है, तो अपने एक चीज़ तो अपने जहन में बैठा लेना चाहिए नेताओं को भी कि भाई जनता के आगे कुछ भी नहीं है। आप कितने बंदूक वाले खड़े कर दो, चाहे कितने हथियारबंद खड़े कर दो, क्या करेंगे हथियारबंद? कितने लोगों को मारेंगे? एक चीज़ मानते हैं ना, वहाँ की सेना ने ये कह दिया था कि हम आप लोगों को बचाने के लिए निर्दोष लोगों पे हथियार नहीं उठा सकते, ठीक है? तभी इन्होंने सबने गद्दी छोड़ी थी, ऐसे गद्दी नहीं छोड़ी थी वहाँ पे। जो वीडियो थी वित्त मंत्री को पीटा जा रहा है, जायज़ मानते हैं? मतलब ये नहीं, ये गलत है। यदि आपको सुनिए, अभी जो वहाँ नेपाल का सम्मत 2082 चल रहा है, 2084 में सम्मत 2084 में इलेक्शन होना था, चुनाव होना था। यदि आप लोकतंत्र को मानते हैं, डेमोक्रेसी को मानते हैं, तो लोकतांत्रिक तरीके से उनको हटा सकते थे। ये मारपीट करना या जो दंगे फसाद जिस तरह से तोड़फोड़ की गई, वो गलत। तोड़फोड़ लोकतंत्र में कहीं भी जायज़ नहीं है। ये तानाशाही है, तानाशाह नहीं होना चाहिए किसी भी। एक चीज़ बताइए, जेएनजी ने आंदोलन किया, जेएनजी का जो लीडर था मिराज ढुंगाना या उनके जो टीम थी, उस टीम को जब सरकार गठन किया गया, जब सुशीला कार्की को प्रधानमंत्री नॉमिनेट किया गया, वो टीम कहाँ थी? वो तो थी नहीं वहाँ पे। एक सुजन गुरंग है कोई, उसको आगे करके और सुशीला कार्की का नाम रखवा दिया गया। उनकी क्या भूमिका? एक शाह जिक्र होता है जो मेयर है वहाँ के, उनका भी जिक्र होता है। शाह बालन शाह है वो, बलिंदर शाह है वैसे उनका पूरा नाम। तो वो क्या है, वहाँ मेयर है काठमांडू के अंदर इस टाइम पे। वो मेयर किसी पार्टी से नहीं है, वो उसमें क्या बोलते हैं अपना ये उसमें है सीधा, वो प्रत्यक्ष उसमें इलेक्शन में आए थे, किसी पार्टी से निर्दलीय आए थे, ठीक है? तो वो इस टाइम पे मेयर हैं। तो उनका क्या है कि वो एक सिंगर हैं, बढ़िया सिंगर हैं, परंतु समस्या क्या है, बालन शाह ने जो मतलब कि हो सकता है इन्वॉल्व तो किसी की भी इन्वॉल्विटी रही हो, परंतु बालन शाह ने भी आगे लीड करने से मना कर दिया। क्योंकि आप एक चीज़ बताइए, कोई भी आंदोलन है, किसी ने लीड किया, लीड करने के बाद उसी को गायब कर दिया और दूसरों ने हाईजैक कर लिया उसको, तो क्या है? कहीं ना कहीं तो अंदर दूसरे भी तो खाने हैं ना उसके। युवाओं की वीडियो देख रहे थे, वो कह रहे थे बालन शाह को प्रधानमंत्री बनाना चाहिए। नहीं, एक चीज़ बताइए, कुछ युवा चाह रहे थे, कुछ नहीं चाह रहे थे, ठीक है? परंतु सुशीला कार्की कहाँ से आई फिर? अब युवा जेएनजी ने तो कहा नहीं बालन शाह को बनाओ। जेएनजी का जो मोटो था उनका प्रधानमंत्री चेंज करने का नहीं था, उनका तो मांग रखने की थी कि भाई इस तरह से मांग होनी चाहिए, भ्रष्टाचार खत्म होना चाहिए, देश के अंदर एकल प्रणाली लाइए। अब एक चीज़ बताइए, एकल प्रणाली कौन लाएगा? जो संसद होगी। प्रधानमंत्री कौन है? केपी शर्मा ओली थे। जो संसद है, संसद में जब संसद में संविधान को आप चेंज करेंगे, कहीं संशोधन किया जाएगा, तभी तो आती होगी ना एकल प्रणाली। ये तो नहीं कि आपने जाके वहाँ पे पत्थरबाजी कर दिया और एकल प्रणाली आ जाएगी। विदेशी टूरिस्ट को किस प्रकार देखते हैं और भारत नेपाल के रिश्तों को किस प्रकार देखते हैं? भारत नेपाल का रिश्ता तो बहुत बढ़िया रहा है, सदियों से रहा है, उसमें कोई दो राय नहीं है। परंतु विदेशी पर्यटक जैसे जिस तरह से अराजकता फैली है, एकदम से हिंसा हुआ है, उसमें बहुत से डिमोराइज तो हो ही जाता है। बहुत सारे लोग ये सोचेंगे भाई अभी ना जाएं या कुछ हो नहीं है, क्योंकि नेपाल में जो है लैंडलॉक एरिया है, तो विदेशी पर्यटक आते हैं तो वहीं से ही ज़्यादा इनकम रहती है। लैंडलॉक एरिया को बहुत ज़्यादा दिक्कतें ये सामना करनी पड़ती है। ये थे हमारे साथ लीलम थापा, और नेपाल से इनका पुराना रिश्ता है। फिलहाल जन्म इनका जींद के हरियाणा में हुआ है और यहाँ पर ये परिवार के साथ रहते हैं, जींद में पत्रकारिता करते हैं। नेपाल के मौजूदा हालातों पर इनसे चर्चा की और किस प्रकार आंदोलन चला, आंदोलन को लेकर भी इन्होंने विस्तार से जानकारी दी। जींद से पंजाब केसरी के लिए मैं मनदीप पिलानिया। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।